Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about section 178, that is nomination and remuneration committee. तो ये कमेटी क्या करेगी, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका नाम रिकमेंड करती है फॉर अपॉइंटमेंट, ओके, एंड ऑल्सो उनका रेमुनरेशन एंड परफॉर्मेंस इवेलुएट करती है कि उनका जो रेमुनरेशन है वो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ये सब काम बेसिकली नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी का होता है, अगर वो कंपनी पे एप्लीकेबल है तो, ओके। वो आगे जब समझेंगे हम तो वो आप डीप में समझ जाएंगे, ओके। एंड एक और चीज़ है इसमें सेक्शन 178 में, जो कि है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। यानी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये कंपनी के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका जो भी इशू है या फिर उनका कोई ग्रीवेंसेस है वो सब रिजॉल्व करती है ये कमेटी, ओके। तो ये दोनों कमेटी हम सीखेंगे सेक्शन 178 में, और साथ ही साथ हमें पढ़ना पड़ेगा रूल 6 ऑफ द कंपनीज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स 2014, ओके। तो इसका भी रेफरेंस लेंगे फॉर रीडिंग दिस सेक्शन। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी, जो कि है सेक्शन 178 सब सेक्शन 1। तो पहले ही मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो फॉर्मेशन है उसका कंप्लीट प्रोसेस सेम है फॉर ऑडिट कमेटी वाला, ओके। तो अगर आपने लास्ट वीडियो जो ऑडिट कमेटी की थी वो आपने देखी है और उसमें आपको फॉर्मेशन क्लियर है, देन उसका सेम प्रोसेस इसमें भी रिपीट हो रहा है, ओके। तो फिर भी अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये सेक्शन जो है वो किस पे अप्लाई होगा, लिस्टेड कंपनी, वो भी एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, ओके, एंड अदर क्लास और क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल जिसकी 10 करोड़ रुपीज़ या उससे ज़्यादा है, या टर्नओवर उसका 100 करोड़ रुपीज़ या उससे ज़्यादा है, या इन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स एक्सीड हो रहे हैं 50 करोड़ रुपीज़ से, ओके। तो इन सब कंपनीज पे भी अप्लाई होगा फॉर्मेशन ऑफ नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी, यानी उनको कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी ये कमेटी। और ये जो क्राइटेरिया है ये कहाँ डिफाइन किया हुआ है, रूल 6 में ऐसा लिखा हुआ है कि रूल 4 को हमें फॉलो करना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी। यानी रूल 6 में ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी कंपनीज रूल 4 में अप्लाई होती है वो सारी किस कंपनीज को अप्लाई होगा ये पर्टिकुलर सेक्शन, और उन्हें कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी NRC यानी नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी। और ये जो लिमिट्स है 10 करोड़ रुपीज़ और मोर, या 100 करोड़ रुपीज़ और मोर, या फिर 50 करोड़ रुपीज़ से एक्सीडिंग हो रहा है आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर्स डिपॉजिट्स, देन उसका जो डेट है पर्टिकुलर, यानी कब हमें चेक करना है ये लिमिट्स, ओके। यानी आउटस्टैंडिंग लोन्स डिपॉजिट्स डिबेंचर्स ये सब फ्लक्चुएट होता रहता है, राइट, बिकॉज लोन हमने रीपे कर दिया फॉर एग्जांपल एट अ पर्टिकुलर टाइम इन फाइनेंशियल ईयर के अंडर ही हमने रीपे कर दिया है, ओके। तो फिर ये जो लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तब हमें ये लिमिट देखनी है, यानी 31 मार्च, ओके। नेक्स्ट इज अनलिस्टेड कंपनीज, जो इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करेगी। यानी ये जो लिमिट्स हमने देखी थी 10 करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़, ये लिमिट भले ही ये अनलिस्टेड कंपनीज होगी बट इन पे ये लिमिट अप्लाई नहीं होगी, यानी इन पे ये पर्टिकुलर रूल जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो इनको इस रूल से बाहर करा गया है, यानी एक्सक्लूड करा गया है। तो कौन सी कंपनीज है ये, एक जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी यानी 100% सब्सिडरी, एंड डोरमेंट कंपनी जो कि डिफाइन की गई है अंडर सेक्शन 455, ओके। तो ये जो 3 कंपनीज है इन पे ये फॉलोइंग क्राइटेरिया जो था हमारा, सॉरी ये जो पिछली स्लाइड में जो क्राइटेरिया था 10, 100 और 50 वाला, ये अप्लाई नहीं होगा इन दीज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, ओके। यानी इसको एक्सक्लूड किया गया। नेक्स्ट इज एक टाइमलाइन हमें देखनी पड़ेगी, यानी इस पे भी एक कंसेप्ट है जो कि सेम था ऑडिट कमेटी वाले पे भी। तो अगर एक पर्टिकुलर डेट फॉर एग्जांपल ऑब्लिगेशन है एक कंपनी पे टू कंस्टिट्यूट NRC यानी नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी को फॉर्मेशन करना पड़ेगा, ओके। कब, जब ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, राइट, तो फिर NRC बनाना पड़ेगा उनको। तो अब क्या हुआ, एक बार उन्होंने बना दिया एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में फॉर एग्जांपल, देन क्या हुआ, नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स यानी नेक्स्ट लगातार एक के बाद एक साल, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो लगातार 3 साल तक उन्होंने क्या किया, इस कंडीशन में नहीं फॉल हुए, यानी पेड अप शेयर कैपिटल उनकी लेस देन या फिर लेस देन 10 करोड़ थी, एंड टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ था, एंड आउटस्टैंडिंग लोन्स डिपॉजिट्स डिवेंचर्स 50 करोड़ थे या उससे कम थे, ओके। यानी कंडीशन में फॉल नहीं हो रहे थे ये। तो इनको अब क्या है ना, आफ्टर 3 इयर्स यानी लगातार 3 साल ये कंडीशन से बाहर रहे तब जाके उनको NRC का फॉर्मेशन नहीं करना पड़ेगा, यानी उन पे ये सेक्शन अप्लाई होना बंद हो जाएगा आफ्टर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, ओके। बीच में अगर सेक्शन में
यानी बीच में कोई किसी भी साल अगर इनमें से एक भी कंडीशन वापस अप्लाई होती है देन वहाँ से 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स वापस से स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो ये कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक। यानी ये 3 साल अगर इन्होंने ये कंडीशंस को में फॉल नहीं हुए देन आफ्टर 3 ईयर्स एनआरसी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी रिक्वायरमेंट ख़त्म। बट आफ्टर 3 ईयर्स वापस क्या हुआ, वापस से ये कंडीशंस में फॉल होने लग गए, यानी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा हो गई, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो गया, आउटस्टैंडिंग लोन्स डिपॉजिट्स डिवेंचर्स 50 करोड़ से ज़्यादा हो गए, यानी किसी भी कंडीशन में वो वापस फॉल हो गए देन वापस उन्हें एनआरसी बनाना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज़ द सिंपल कंसेप्ट। इसमें आपको ये ईयर्स याद रखने, 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक अगर सेक्शन की ये जो रूल में कंडीशंस है ये अप्लाई नहीं हो रही है देन आफ्टर 3 ईयर्स हमें एनआरसी बनाने से आज़ादी मिल जाएगी, यानी एनआरसी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सेक्शन अप्लाई होना बंद हो जाएगा। आफ्टर डेट अगर वापस से कंडीशन में फॉल हो गए देन ऑल्सो हमें एनआरसी वापस से फॉर्मेट करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। यानी कंपोजिशन क्या होगा इसका, जैसा कि हमने ऑडिट कमेटी में समझा था उससे काफ़ी अलग होगा। यानी इससे पहले का जो फॉर्मेशन था वो एग्जैक्ट सेम था ऑडिट कमेटी वाला, बट जो कंपोजिशन है इसमें काफ़ी अलग है। इसमें क्या है, एनआरसी में कंसिस्ट होंगे क्या, 3 या उससे ज़्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ओके, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ये सब क्या होते हैं, ये हमने फर्स्ट क्लास में ही सीख लिया था। ओके, यानी नंबर 1 वीडियो थी उसमें हमने डिटेल में सीख लिया था कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं। ओके, तो एनआरसी में कंसिस्ट होंगे क्या, 3 या उससे ज़्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जिसमें से नॉट लेस देन 1/2 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यानी 1/2 मतलब उससे जस्ट आधा, उससे कम नहीं होने चाहिए। ओके, यानी 6 डायरेक्टर है नॉन एग्जीक्यूटिव एक पर्टिकुलर एनआरसी में, तो उसका 1/2 कितना हो जाएगा, 3। ओके, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच नॉट लेस देन 1/2 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। यानी नॉट लेस देन 1/2 का मतलब 3 से कम नहीं होने चाहिए। ओके, नॉट लेस देन, 3 या उससे ज़्यादा होंगे तो चलेगा, यानी 6 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, 3 हो सकते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, या 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, बट 2 नहीं हो सकते। ओके, यहाँ लिखा हुआ है नॉट लेस देन 1/2 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नेक्स्ट एक और कंडीशन है, क्या है वो, कंपोजिशन से रिलेटेड, जो चेयरपर्सन होगा वेदर एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव हो ऑफ द कंपनी शैल नॉट चेयर सच अ कमिटी, हाउएवर ही मे बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द कमिटी। यानी जो कंपनी का चेयरपर्सन है वही चेयरपर्सन उस पर्टिकुलर कमिटी का चेयरपर्सन नहीं बन सकता, भले ही वो एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बट वो एज अ मेंबर अपॉइंट हो सकता है इन दैट कमिटी। ओके, यानी नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी में वो एज अ मेंबर अपॉइंट हो सकता है, बट नॉट एज अ चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं हो सकता अगर वो कंपनी का भी चेयरपर्सन है तो। ओके, नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी। तो ये सिंपल से कुछ फंक्शंस है, थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, अगर आया तो बाकी चांसेस कम है इसके। सो पहला फंक्शन है फॉर्मुलेशन ऑफ क्राइटेरिया फॉर क्वालिफिकेशन। यानी एनआरसी में क्या होगा, वो क्राइटेरिया डिसाइड करेगी फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। यानी एनआरसी शैल फॉर्मुलेट द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग क्वालिफिकेशंस, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। यानी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स मतलब क्या क्या उसके अच्छी आदतें हैं या फिर अच्छे क्या कहते हैं उसके गुण हैं। ओके, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द डायरेक्टर भी वो चेक करेगी, क्राइटेरिया चेक करेगी पूरा। नेक्स्ट जो भी पॉलिसी है किसकी, रेम्युनरेशन से रिगार्डिंग, यानी कितना पे आउट उनका होना चाहिए, यानी कितना पेमेंट मिलेगा उनको, और रिकमेंड करेगी बोर्ड को क्या पॉलिसी है, एंड वो पॉलिसी किससे रिलेटेड होगी, रेम्युनरेशन से। किसके रेम्युनरेशन, डायरेक्टर्स का, केएमपी का, अदर एम्प्लॉयज़ का। तो ये बेसिकली ये सब काम करती है नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। और भी आगे और भी फंक्शंस आएंगे, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल भी रिकमेंड करती है। ओके, तो आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ जो है ना मेनली इनका काम है रिकमेंड करना। ओके, इनके हाथ में सिर्फ पावर है रिकमेंड करना, यानी बोर्ड को बताना कि ये सब क्या हो रहा है, यानी इवेलुएट करना उनकी पॉलिसीज़ को, रिकमेंड करना कितना इतना मिलना चाहिए। ओके, ये सारे काम होते हैं एनआरसी के। सो रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, आइडेंटिफाई करेगी वो पर्सन हु आर क्वालिफाइड टू बिकम डायरेक्टर्स। यानी कौन कौन ऐसे पर्सन्स हैं जो क्वालिफाई हैं टू बिकम डायरेक्टर। ओके, ये सब चीज़ें वो आइडेंटिफाई करेगी। और
who may be appointed in a senior management in accordance with the criteria laid down, recommend to the board their appointment and removal के लिए recommend करेगी कि हाँ इसका appointment होना चाहिए, इसके पास वो positive attributes है या फिर उसमें ऐसी qualities है या फिर उसमें ऐसी qualifications हैं जो जिससे वो डायरेक्टर बन सकता है। ओके, तो ये सब रिकमेंड करेगी वो एनआरसी। नेक्स्ट इज मैनर फॉर इफेक्टिव इवेल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, यानी जो भी कंपनी का परफॉर्मेंस है यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो भी परफॉर्मेंस है उसको भी इवेल्यूएट करेगी। कैसे? द एनआरसी शैल स्पेसिफाई मैनर फॉर इफेक्टिव इवेल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बोर्ड या फिर उसकी कमिटीज़ एंड इंडिविजुअल डायरेक्टर्स को भी इवेल्यूएट करेगी टू बी कैरिड आउट ईदर बाय द बोर्ड या फिर नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी और बाय इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एजेंसी एंड रिव्यू इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड कंप्लायंस। इसका क्या मतलब हुआ? इवेल्यूएशन करने के लिए किस चीज़ का परफॉर्मेंस, वो भी किसका? डायरेक्टर्स का या फिर हो सकता है एम्प्लॉयज़ का या फिर इंडिविजुअल डायरेक्टर का भी कर सकती है या फिर पूरे बोर्ड का भी परफॉर्मेंस इवेल्यूएट कर सकती है। बट वो कैसे करेगी? या तो बोर्ड को बोलेगी या फिर एनआरसी खुद करेगी या फिर एक्सटर्नल एजेंसी को अपॉइंट कर सकती है फॉर दैट पर्टिकुलर इवेल्यूएशन। ओके, यानी जो भी एक्सटर्नल एजेंसीज होती है, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एजेंसीज भी होती है कुछ जो कि इवेल्यूएट करती है परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। ओके, यानी कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है, यानी बोर्ड का क्या परफॉर्मेंस है, इंडिविजुअल डायरेक्टर का क्या परफॉर्मेंस है। ओके, तो ये सारे परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करना भी किसका काम होगा? एनआरसी का। और हाँ, वो चाहे तो एक्सटर्नल एजेंसी को भी अपॉइंट कर सकती है फॉर दैट पर्टिकुलर इवेल्यूएशन। ओके, नेक्स्ट इज पैरामीटर फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। पैरामीटर क्या होता है? ये चीज़ों को कंसिडर करेगी फॉर दैट फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, इसको कहा जाता है पैरामीटर्स। तो लेवल एंड कंपोजिशन ऑफ रेम्युनरेशन इज रीजनेबल एंड सफिशिएंट टू अट्रैक्ट, रिटेन एंड मोटिवेट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ? यानी कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको टाइम टू टाइम ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनको एक फिक्स्ड पे मिल रहा है, यानी वो जो भी काम कर रहे हैं वो कंपनी के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। ओके, उनको साथ ही साथ उनका भी बेनिफिट देखना होता है। तो इसीलिए एनआरसी क्या करती है? पॉलिसी बनाने के समय यानी जो भी रेम्युनरेशन पॉलिसी बनाती है, फॉर्मुलेट करती है, उसमें ये कंसिडर करना है कि डायरेक्टर डीमोटिवेट नहीं हो जाए। इसीलिए उनको मोटिवेट करने के लिए ऐसा पेमेंट मेथड डिसाइड करती है जिससे जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ हो तो उनकी भी थोड़ा बेनिफिट मिलता जाए, यानी इंसेंटिव्स वगैरह डिसाइड किए जाए उनके लिए अच्छे खासे। ओके, ताकि क्वालिटी भी वो मेंटेन रख सकें टू रन द कंपनी सक्सेसफुली। ओके, नेक्स्ट इज रिलेशनशिप भी डिसाइड करना है, यानी रिलेशनशिप भी हमें चेक करना है रेम्युनरेशन का किससे? परफॉर्मेंस से। यानी ऐसा तो नहीं है जो डायरेक्टर को रेम्युनरेशन पे किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा लो है, या फिर डायरेक्टर को जो रेम्युनरेशन पे किया जा रहा है उससे ज़्यादा उसका परफॉर्मेंस है, बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। तो इन सब पैरामीटर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए फॉर मेकिंग दैट पॉलिसी। ओके, फॉर रेम्युनरेशन। नेक्स्ट इज रेम्युनरेशन टू डायरेक्टर्स, केएमपी एंड सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व बैलेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड इंसेंटिव पे। जैसा कि मैंने कहा कि फिक्स्ड और इंसेंटिव पे का एक अच्छा खासा बैलेंस होना चाहिए ताकि डायरेक्टर्स जो हैं वो डीमोटिवेट नहीं हो और वो लगातार कंपनी को अच्छी तरह सक्सेसफुली रन कर सके। ओके, विथ क्वालिटी। तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमें इंसेंटिव्स तो पे करने ही पड़ेंगे। रिफ्लेक्टिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, यानी डायरेक्टर्स की शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को भी एवेल्यूएट करना है और उसके अकॉर्डिंग उन्हें इंसेंटिव्स पे करना है। एंड उनका जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है यानी 5 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए जो उन्होंने अच्छा खासा अपना परफॉर्मेंस दिया है इन द कंपनी, देन उसके लिए भी हमें उनको अच्छा खासा इंसेंटिव देना पड़ेगा। ओके, तो ये जो सारे पैरामीटर्स हैं ये सब चेक करके ही हमें फॉर्मुलेट करनी है पॉलिसी। ओके, और पॉलिसी को फॉर्मुलेट कौन करेगा? एनआरसी। ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर रिगार्डिंग पॉलिसी, यानी पॉलिसी जो है उसके रिगार्डिंग हमें डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा। कहाँ पे? वेबसाइट पे कंपनी की अगर है तो। और जो भी सैलिएंट फीचर्स ऑफ द पॉलिसी है या फिर कुछ चेंज हुआ है तो अलॉन्ग विद द वेब एड्रेस ऑफ द पॉलिसी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कहाँ? बोर्ड रिपोर्ट। ओके, सिंपल सा पॉइंट है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं। नेक्स्ट इज अटेंडिंग ऑफ जनरल मीटिंग। इसका सेक्शन है सेक्शन 178 सब सेक्शन 7। तो इसमें क्या है ना, चेयरपर्सन या फिर इन हिज एब्सेंस क्या करेगा?
एनी अदर मेंबर, अगर चेयरपर्सन होगा या तो फिर उसकी एब्सेंस होगी तो फिर क्या होगा, एनी अदर मेंबर ऑफ द कमिटी ऑथराइज्ड बाय हिम, यानी चेयरपर्सन उसको ऑथराइज करेगा इन दिस बिहाफ, तो वो अटेंड करेगा जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, यानी जनरल मीटिंग जो भी होगी कंपनी की तो उसका एनआरसी का जो चेयरपर्सन है, ओके, और या फिर अगर वो एब्सेंस होता है तो वो ऑथराइज करेगा किसी और पर्सन को टू अटेंड दैट जनरल मीटिंग, ओके। तो ये बेसिक सा सेक्शन है अटेंडिंग ऑफ जनरल मीटिंग से रिलेटेड। और ये जो चेयरपर्सन है ये एनआरसी के चेयरपर्सन की बात हो रही है, नहीं कंपनी के चेयरपर्सन की, ओके। कंपनी का चेयरपर्सन तो ऑब्वियसली अटेंड करेगा ही जनरल मीटिंग, तो इसमें बात किसकी हो रही है, एनआरसी के चेयरपर्सन की, कि उसको भी मीटिंग अटेंड करनी है, या फिर अगर वो एब्सेंट होता है तो वो किसी पर्सन को ऑथराइज कर सकता है टू अटेंड दैट पर्टिकुलर मीटिंग, ओके। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी। इसका सेक्शन है 178 सब सेक्शन 5। तो इसमें क्या होगा ना, पर्टिकुलरली शेयर होल्डर्स के जो भी ग्रीवेंसेस होंगे या फिर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके जो भी ग्रीवेंसेस होंगे, उनको कोई भी दिक्कत होगी या फिर उनकी कोई परेशानी होगी तो वो रिजॉल्व करेगी ये SRC यानी स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। तो इसमें द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1000, अब देखना ये नंबर इंपॉर्टेंट है, ओके, यानी 1000 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स है, डिवेंचर होल्डर्स है, डिपॉजिट होल्डर्स है या फिर कोई और सिक्योरिटी होल्डर्स हैं, बट अगर 1000 से ज़्यादा है देन क्या होगा, शैल कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी हमें कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी अगर कंपनी में 1000 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स है, डिवेंचर होल्डर्स है या डिपॉजिट होल्डर्स है और एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर्स है, तो फिर हमें कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी क्या, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी यानी SRC। सिंपल। तो ये ध्यान रखना आप, 1000 शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर्स या फिर अदर कोई सिक्योरिटी होल्डर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ओके। तो ये MCQ में आ सकता है 1000 की लिमिट वाला, ओके। नेक्स्ट इज चेयरपर्सन ऑफ स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी। तो SRC कौन हेड करेगा, चेयरपर्सन जो कि होगा एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फर्दर SRC shall consist of such other members as may be decided by the board। बोर्ड डिसाइड कर सकता है कि कौन कौन इसके SRC के मेंबर्स होंगे और इसका चेयरपर्सन जो होगा वो हमेशा कौन होगा, एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, ओके। तो ये सिंपल सा पॉइंट है रिगार्डिंग टू चेयरपर्सन ऑफ SRC। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव क्या होगा SRC का, वो सेक्शन 178 सब सेक्शन 6 में लिखा हुआ है। तो SRC shall consider and resolve grievances of security holders of the company। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी बताया था कि SRC का मेन, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये कमिटी किस लिए बनी है, टू रिजॉल्व द ग्रीवेंसेस ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स। कंपनी के जो भी सिक्योरिटी होल्डर्स हैं उनके जो भी ग्रीवेंसेस है यानी उनकी कोई परेशानी है, दिक्कतें हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ये कमेटी बनी है। सिक्योरिटी होल्डर्स इज़ अ ब्रॉड टर्म, यहाँ शेयर होल्डर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ सिक्योरिटी होल्डर्स की बात हो रही है। इसमें इंक्लूड होते हैं सब डिवेंचर होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर्स, ओके, शेयर होल्डर्स भी होते हैं इंक्लूड, यानी सिक्योरिटी जो है वो ब्रॉड टर्म होती है, ओके। शेयर जो है इसमें इंक्लूड होता है बट सिक्योरिटी इज़ ब्रॉड टर्म, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, डिवेंचर्स, डिपॉजिट्स, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है चीज़। इट शैल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी होल्डर्स एंड नॉट मेयरली द इक्विटी इन्वेस्टर्स। जैसे कि मैंने कहा सिक्योरिटी जो है वो ब्रॉड टर्म है, यानी इसमें हमें किसका इंटरेस्ट देखना है, सिक्योरिटी होल्डर्स का, न कि सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टर्स का। हाँ, इक्विटी का भी देखना है बट मेनली हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, टोटल सिक्योरिटी होल्डर्स पे, यानी सिक्योरिटी होल्डर्स जितने भी हैं उन पे उनका इंटरेस्ट हमें प्रायोरिटी रखनी है, न कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनली, ओके। नेक्स्ट इज चेयरपर्सन या फिर ऑथराइज्ड मेंबर टू अटेंड जनरल मीटिंग। जैसा कि NRC के केस में भी था तो इसके केस में भी है सेम। इसमें क्या होगा, द चेयरपर्सन ऑफ ईच ऑफ सच कमिटीज़ और इन हिज एब्सेंस वो किसी अदर मेंबर को ऑथराइज करेगा या इन दिस बिहाफ वो अटेंड करेगा जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। या तो चेयरपर्सन खुद करेगा या फिर किसी को ऑथराइज करेगा टू अटेंड दैट पर्टिकुलर जनरल मीटिंग। चेयरपर्सन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, SRC के चेयरपर्सन की, न कि कंपनी के चेयरपर्सन की, ओके। नेक्स्ट इज पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन, यानी सेक्शन 178
सब सेक्शन 8 में पेनल्टी लिखी हुई है फॉर कॉन्ट्रावेंशन कंपनी के केस में क्या है, पनिशेबल विद अ फाइन विच शैल बी मिनिमम 1 लाख से लेके मैक्सिमम अप टू 5 लाख रुपीज़, 1 लाख से 5 लाख तक के बीच में पनिश हो सकती है कंपनी विद फाइन। एंड एवरी डिफॉल्टिंग ऑफिसर को पनिशमेंट दे रखी है, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सटेंडिंग अप टू 1 ईयर, 1 साल तक की जेल हो सकती है, या फिर विद फाइन विच शैल बी मैक्सिमम 1 लाख होगा बट मिनिमम 25,000 होगा, या फिर दोनों ही चीज़ें हो सकती है, यानी जेल भी हो जाए और फाइन भी लग जाए, दोनों चीज़ें भी हो सकती है इन पेनल्टी। ओके, नेक्स्ट, inability to resolve or consider any grievance of stakeholder relationship committee in good faith। ओके, यानी अगर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी वो पर्टिकुलर रिजॉल्व नहीं कर सकी क्या, ग्रीवेंस जो कि किसका है, सिक्योरिटी होल्डर का, कोई भी सिक्योरिटी होल्डर का हो, और वो ग्रीवेंस को रिजॉल्व नहीं कर पाए। ओके, बिकॉज होगा क्या ना, एक कमेटी बनाई गई है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे जो ग्रीवेंसेस है वो रिजॉल्व हो पाएँ। ओके, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि सारी चीज़ें रिजॉल्व हो सके, तो जो भी चीज़ें रिजॉल्व नहीं होगी इन गुड फेथ, यानी ऐसा नहीं है कि जानबूझ के उन्होंने नहीं किया, ऐसा नहीं, इन गुड फेथ लिखा हुआ है, यानी वो सच में नहीं हो पाएगा वो पर्टिकुलर मैटर रिजॉल्व, देन उसमें किसी भी तरह का कॉन्ट्रावेंशन नहीं होगा इन सेक्शन 178, यानी सेक्शन 178 में किसी भी तरह का कॉन्ट्रावेंशन हम नहीं मानेंगे अगर एसआरसी रिजॉल्व नहीं कर पाई क्या चीज़, पर्टिकुलर ग्रीवेंस जिसमें उसने अच्छी तरह को ट्राई तो किया बट वो फिर भी हो नहीं पा रहा है या फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, देन ऐसा नहीं कह सकते हम कि उसमें उसने कोई भी तरह का कॉन्ट्रावेंशन किया इन सेक्शन 178, और नहीं उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी कोई भी, बट ओनली इम्पॉर्टेंट वर्ड इज़ इन गुड फेथ। अगर जानबूझ के उसने किया है देन पेनल्टी 100% लगेगी, बट अगर जानबूझ के नहीं किया यानी इन गुड फेथ, अगर उससे नहीं हो पा रहा है रिजॉल्व, या फिर उस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, या फिर सारी कोशिशें हो चुकी है, तो फिर उस केस में कोई भी तरह की पेनल्टी नहीं होगी, ना ही उसका कॉन्ट्रावेंशन होगा कुछ इन सेक्शन 178। सिंपल। तो ये था सेक्शन 178 जिसमें हमने सीखा नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। द होप आपको समझ में आ गया होगा।